सो गुड इवनिंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईएस पॉइंट यूट्यूब चैनल। सो बात कर लेते हैं आज के द हिंदू बेस्ड कुछ प्रमुख एनालिसिस, कुछ प्रमुख आर्टिकल्स की और साथ ही साथ उनसे जुड़े सभी एस्पेक्ट की। यदि हम बात करें आज के द हिंदू बेस्ड कुछ प्रमुख आर्टिकल की, तो आज कुछ इंपॉर्टेंट और यूनिक आर्टिकल्स आए हुए हैं। उनको पहले समझते हैं कि हमें किन किन आर्टिकल्स पे फुल डिस्कशन करना है। यदि बात करें उन आर्टिकल की, तो वो कुछ इस प्रकार से होंगे कि सबसे पहले अगर हम बात करें आज के टॉपिक्स की, तो कालेश्वरम प्रोजेक्ट पे एक अच्छा और यूनिक आर्टिकल्स आया हुआ है। इससे जुड़े सभी एस्पेक्ट हम देखेंगे। साथ ही साथ हेकलर वीटो, एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल पेज का ही आर्टिकल आया हुआ है, इसके सभी एस्पेक्ट को समझेंगे। साथ ही साथ SARS-CoV-2 यानी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट और इससे रिलेटेड एक अत्यंत इम्पॉर्टेंट सूचना भी आई हुई है, जिसको हम सभी लोग समझेंगे फलूदा टेस्ट के अंतर्गत। तो फलूदा टेस्ट अपने आप में एक बेहतर वर्ड है, आप सभी लोग सुने होंगे फालूदा फालूदा फालूदा। तो साथ ही साथ इसके बाद हम बात करेंगे द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को और आज के सेशन को संपूर्ण करेंगे। तो बात करें यदि एनालिसिस, तो सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल आता है वो है कालेश्वरम इको क्लियरेंस वायलेटेड लॉ एनजीटी जो है, इसके द्वारा ये कहा गया कि जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है वो इको क्लियरेंस को वायलेट कर रहा है। देखिए बेसिकली अगर हम बात करें, इसके पहले हमने पिछले महीनों अगर बात करें तो हमने EIA आप सभी को पढ़ाया था, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। एक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट लिया था, इसको हम लोग समझे थे। देखिए मनुष्य को इकोनॉमिक्स पे फोकस करने के साथ साथ एक बेहतर कोट है या बेहतर एक वर्ड है, आप लोग इसके बारे में समझिए कि मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी ह्यूमन सोसाइटी को इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट पे फोकस करने के साथ साथ इकोलॉजी के एस्पेक्ट पर भी फोकस करना चाहिए। अर्थात मतलब इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी अगर दोनों एक सेम रेशियो में चल रहे हैं तो ही डेवलपमेंट संभव है। नहीं तो आप कितना भी डेवलपमेंट कर लें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, जो नेचर है, जो प्रकृति है, जो इकोलॉजी सिस्टम है, वो उसको बैलेंस किसी न किसी माध्यम से कर ही लेगा। तो अर्थात इसी से संबंधित कुछ प्रमुख संगठन बनाए गए हैं, कुछ प्रमुख संस्थाएं बनाई गई हैं जो इसका प्रमुख देखभाल करती हैं, चाहे एनजीटी हो, चाहे EIA हो, चाहे बहुत सारे आप लोग सुने होंगे। तो उसी के अंतर्गत कालेश्वरम प्रोजेक्ट है। तो देखिए किसी भी आर्टिकल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको समझना होगा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट क्या है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट से जुड़ी इसकी बेसिक हिस्ट्री क्या है। देखिए UPSC आपसे यही उम्मीद करती है कि आप किसी भी आर्टिकल को किस नज़रिए से देखते हैं, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट पे को वायलेटेड लॉ को वायलेटेड करने का आरोप बताया जा रहा है एनजीटी के द्वारा। आखिर ये है क्या, कालेश्वरम प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी एस्पेक्ट है क्या, उसको हम एक छोटे से शॉर्ट नोट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी संपूर्ण एस्पेक्ट को देखने के लिए आपको हमारे साथ अगले समय के लिए, अगले मिनट के लिए, अगले क्षण के लिए बने रहना होगा। तो बात करें यदि इससे जुड़े बेसिक एस्पेक्ट की, तो फ्रेंड्स बड़ी ही शिद्दत से आप सभी के सामने पेश हुए हैं इस आर्टिकल के बेसिक एस्पेक्ट को लेके। उम्मीद है कि आप इसको बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करेंगे और तैयार करेंगे। देखिए बात करें कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना, तो ये एक लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। क्या है, सिंचाई का एक मुख्य साधन के तहत इसकी मतलब स्थापना की गई या इसका गठन किया गया। बात करें जो नवगठित राज्य तेलंगाना है, इसमें पानी की कमी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, जिसके कारण राज्य के लोगों को भारी संकट से जूझना पड़ता है, हम सभी जानते हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए राज्य में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना यानी कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को आरंभ किया गया, जिसके तहत राज्य को सूखे से मुक्त करने के लिए जो गोदावरी नदी, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि गोदावरी नदी का बेसिकली इस प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जा रहा है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देने का प्रयास करेंगे कि गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए, बताइए। गोदावरी नदी की कुछ प्रमुख दो प्रमुख सहायक नदियों के नाम आप सभी लोग लिखने का, बताने का कष्ट करेंगे। साथ ही साथ यदि बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो करीब 80,500 करोड़ की लागत से तैयार इस परियोजना को राज्य मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने लॉन्च किया। तो आपको तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनके नाम भी याद होने चाहिए। साथ ही साथ यह जो परियोजना है न सिर्फ भारत बल्कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, इसलिए ये अपने आप में हाईलाइट भी रहती है। और इस परियोजना के जरिए लगभग 180,000 मिलियन घन पानी राज्य तक पहुँचाने का उद्देश्य रखा गया है। और इस परियोजना में रिवर्स पंपिंग और संचयन माध्यम से पानी को एकत्र किया जाएगा, जिससे लगभग 18 एकड़ कृषि योग्य भूमि को क्या होगा, सीधे फायदा होगा। बात करें अगर इसके अन्य अदर एस्पेक्ट की, तो ये योजना है
तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित है। आप सभी जानते हैं बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। ये थोड़ा सा इसकी अगर मैप को आप नज़र डालते हैं तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका बेसिकली कहाँ कहाँ पे उसका टचअप है। साथ ही साथ यदि बात करें, यह विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना है और इस परियोजना को जलाशयों, पानी के सुरंगों, पाइपलाइनों और नहरों की एक जटिल व्यवस्था से सुसज्जित किया गया है, जिसके फलस्वरूप गोदावरी के पानी को ऊंचाई वाले स्थान की ओर भी प्रवाहित किया जा रहा है और गोदावरी औसत समुद्र तल से लगभग 100 मीटर नीचे बहती है, जबकि तेलंगाना औसत समुद्र तल से 300 से 650 मीटर ऊपर स्थित है। तो ये रहे इसके बेसिक एस्पेक्ट। तो उम्मीद है इससे जुड़ी प्रमुख जानकारी आप तक पहुंच चुकी होगी और आपने इसको तैयार भी कर लिया होगा। यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ये PDF प्रोवाइड करा सकते हैं। बात करें यदि इसके अदर एस्पेक्ट की, तो इसी से जुड़े जो ये आर्टिकल है बेसिकली बात की जा रही है, क्योंकि जब आप कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रोजेक्ट लगाएंगे, अगर मान लीजिए किसी फॉरेस्ट क्षेत्र से गुजरता है तो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से भी इसको क्लियरेंस होना चाहिए। और यदि कोई भी सिस्टम, मान लीजिए इस प्रोजेक्ट की ही अगर बात करें, अगर ये प्रोजेक्ट किसी फॉरेस्ट से गुजरता है, अगर वहाँ पर कोई एक दुर्लभ प्रजाति का पेड़ पौधा या कोई भी श्रब्स है, हर्ब्स है या फिर कोई भी जीव जंतु है, तो वो बेसिकली लुप्त हो जाएंगे या बेसिकली नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं इसको वहाँ से भी क्लियरेंस चाहिए और अगर क्लियरेंस मिलता भी है तो ये इकोसिस्टम के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो बेसिकली इन्हीं सब बातों का हम ओवरऑल कहना चाहते हैं कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करके ही किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। बात करें नेक्स्ट आर्टिकल, तो वो एक अपने आप में व्यंग्यात्मक आर्टिकल है जिसका नाम है हेकलर्स वीटो। देखिए हेकलर मतलब होता क्या है, विरोध, किसी भी चीज़ का विरोध करने वाले। वीटो मतलब आप समझ रहे होंगे वीटो पावर। आप जानते होंगे कि यूएनओ के जो अस्थाई जो 5 सदस्य हैं उनके पास वीटो पावर्स है। और उसी की बात करें तो इसकी जो टोटल स्टोरी है वो उसको आप एक बात में समझने का प्रयास करेंगे कि एक श्रीलंकाइन जो बॉलर हैं, फेमस बॉलर्स हैं मुथैया मुरलीधरन, आप सभी लोग जानते होंगे मुथैया मुरलीधरन, उनके ऊपर एक बायोपिक मूवी बन रही थी जिसका रोल कर रहे थे तमिलनाडु के ही बेसिकली तमिल एक्टर, तमिल फिल्म स्टार थे विजय सेतुपति। कौन थे? विजय सेतुपति। वे उनकी बायोपिक पे फिल्म बना रहे थे और उसी फिल्म को बनाते समय इतना उसका विरोध हुआ, उस फिल्म को लेके इतना उस फिल्म का विरोध हुआ कि अंततः उसको जो बेसिकली ये फिल्म का जो प्रोडक्शन है या जो भी सिस्टम है विड्रॉ करना लग रहा है कि अब वो जो विजय सेतुपति है वो विड्रॉ कर रहे हैं और ये शायद फिल्म ना ही बन पाए। तो ये बेसिकली दर्शा रहा है कि जो राइट्स होते हैं, एक्सप्रेशन के विचार और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति होती है, बेसिकली जैसे आर्टिकल 19 आप लोग जानते होंगे, किसी भी विचारों की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, इन सब चीज़ों को लेकर कहा जा रहा है कि यदि उन सभी बातों का कोड करके इस बात को अटैच किया जाए तो यही कहा जा रहा है कि देखिए विचारों की स्वतंत्रता इतनी बिना बढ़ जाए कि जैसे कि किसी भी सिस्टम को वो रोक दे, वीटो पावर की तरह रोक दे। जैसे कि इस आर्टिकल में देखने को मिलता है कि विरोध भी अपने आप में एक वीटो पावर की तरह हो रहा है। जैसे कि अब जो भी रहा होगा उसके पीछे स्टोरी, लेकिन विरोध इतना ज़बरदस्त हुआ इस पूरी फिल्म को क्या कर दिया गया, वीटो के समान इस पर रुकावट पड़ी और इसको रोकना ही पड़ गया। बेसिकली ये ही पूरी इस आर्टिकल में कहा जा रहा है। बात करें यदि नेक्स्ट आर्टिकल की, बात करें यदि इस आर्टिकल की, इसमें लिखा हुआ है चाइना अपोज इंडिया ताइवान ट्रेड टाइज। तो चाइना जो है अपोज कर रहा है जो इंडिया और ताइवान के बीच का जो ट्रेड टाइज है, यानी कि व्यापार का जो संबंध है या व्यापार के संबंध जो बढ़ रहे हैं उसको अपोज लगातार कर रहा है। कौन? चाइना। देखिए इसके पिछले एक टेक्निकल इश्यू है, वो कुछ आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये आपका इंडिया है, ये आपका श्रीलंका है, यहाँ पे आपका चाइना जो है श्रीलंका में इंक्रीज लगातार अपना प्रेजेंस इंक्रीज कर रहा है। ट्रेड से आप पिछले दिनों भी आर्टिकल पढ़े होंगे, तो चाइना उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और श्रीलंका भी उसमें इंटरेस्ट ले रहा है चाइना में। तो ये बेसिकली उसकी एक रणनीति है इंडिया को काउंटर करने की या इंडिया को घेरने की। किसकी? चाइना की। तो उसी की रणनीति पे इंडिया भी काम कर रहा है कि वो ताइवान आप देखता रहे होंगे, इसमें भी अपने ट्रेड को बढ़ा रहा है और उसका इन्वेस्टमेंट भारत में करने पे उम्मीद में चल रहा है आगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बेहतर चाल है, बेहतर पहल है इंडिया की तरफ से, जिसको चाइना के द्वारा बार बार अपोज किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। बात करें नेक्स्ट की, बात करें यदि इस आर्टिकल की, तो इसमें बेसिकली लिखा हुआ है कि फलूदा टेस्ट टू बी अवेलेबल बाई अक्टूबर 31, यानी कि लगभग 31 अक्टूबर तक फलूदा टेस्ट जो है, बेसिकली जो फलूदा टेस्ट है
वो अवेलेबल हो जाएगा कोरोना वायरस के टेस्टिंग के लिए, क्योंकि ये जो टेस्टिंग है फ़ैलूदा टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बेसिकली एक प्रकार से कहें तो ये इनक्रेडिबल है। जैसे कि और इसमें जो RT-PCR मेथड पे जो कोरोना वायरस की टेस्टिंग हो रही है RT-PCR, तो कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें कि व्हाट इज़ RT-PCR, यानी कि कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RT-PCR, कि इसका यूज़ किस प्रकार से SARS-CoV-2 में की टेस्टिंग में किया जाता है। तो अब तक उस प्रकार से होता था और काफ़ी कुछ एक्सपेंस भी पड़ जाता था, लगभग 4000 से 4200 तक इसका खर्च पड़ जाता था। और अब जो फ़ैलूदा टेस्ट आ रहा है लगभग ये बहुत ही बेसिकली कहें तो कम दाम में बेहतर और फास्ट स्पीड से टेस्टिंग लगभग घंटे में ही 1 घंटे में ही लगभग रिपोर्ट इसकी आ सकती है, क्योंकि लिखा है रिजल्ट विल बी रेडी इन 1 आवर। उसकी रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लगता था और इसकी रिपोर्ट लगभग 1 घंटे में ही आपकी बेसिकली आ जाएगी। जिस प्रकार आप सभी लोग जानते होंगे प्रेगनेंसी जो किट होती है उसमें बड़े ही कम समय में आप रिपोर्ट जान सकते हैं कि क्या रिपोर्ट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी उसकी व्यवस्था की गई है। तो आइए समझते हैं कि क्या है फ़ैलूदा टेस्ट। यदि बात करें इसकी की कॉन्सेप्ट की तो हम जानते हैं कि रिसेंटली द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR इंस्टीट्यूट के द्वारा जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी यानी CSIR IGIB हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट पेपर स्ट्रिप टेस्ट कोविड-19 नेमली फ़ैलूदा। तो एक इंडिया की पहली पेपर स्ट्रिप टेस्ट तैयार की गई है जिसका नाम है कोविड-19 की टेस्ट के लिए जिसका यूज़ किया जाएगा और उसका नाम है फ़ैलूदा। यदि बात करें इसके की पॉइंट की तो कुछ इस प्रकार से है कि द फ़ैलूदा इज़ अ पेपर स्ट्रिप टेस्ट, एक पेपर स्ट्रिप टेस्ट है जो कि दैट डिटेक्ट द कोरोना वायरस इन एन आवर्स, जो कि कोरोना वायरस को 1 घंटे में लगभग डिटेक्ट कर लेगा। फ़ैलूदा जो इसका एक्रोनिम्स है वो है FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन। तो इसका अगर फुल फॉर्म की अगर बात करें फ़ैलूदा की तो आप लोग उसको जानेंगे कुछ इस प्रकार से कि FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन। तो ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। यदि बात करें अदर एस्पेक्ट की तो जो फ़ैलूदा है बेसिकली दुनिया का पहला डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो SARS-CoV-2 यानी कोविड-19 वायरस का सफलतापूर्वक पता लगाने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित CAS प्रोटीन का इस्तेमाल करता है। डॉक्टर दिव्यज्योति चक्रवर्ती जो कि सभी लोग जानते होंगे इनके बारे में, CAS9 प्रोटीन को मरीज की जेनेटिक मटेरियल में SARS-CoV-2 सीक्वेंस के साथ प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन करने के लिए बारकोड किया गया है और CAS9 SARS-CoV-2 कॉम्प्लेक्स को फिर से पेपर स्ट्रिप पर डाला जाता है जहां 2 लाइनों एक कंट्रोल एक टेस्ट का इस्तेमाल कर यह तय होता है कि टेस्ट पेपर सैंपल कोरोना से संक्रमित है या नहीं। यानी आपको इससे जुड़े कुछ प्रमुख एस्पेक्ट को याद रखना होगा कि इसका फुल फॉर्म ऑफ ये क्या होता है फ़ैलूदा टेस्ट, और इसके पहले जो टेस्ट हो रहा था उसका क्या नाम था, उसका बेसिकली नाम था RT-PCR और इसका फुल फॉर्म आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ इसमें किस तकनीक का यूज किया जा रहा है तो वो है CRISPR-Cas9। तो इसके लिए हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ भी दिया जा चुका है और किसको दिया जा चुका है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे। और यदि बात करें CRISPR-Cas9 मेथड क्या है, जीन एडिटिंग है। क्या है? जीन एडिटिंग मेथड है। इसको हमने पिछले दिनों पढ़ चुके हैं इसके सभी एस्पेक्ट को आर्टिकल के अंतर्गत, क्योंकि इस पे लगातार आर्टिकल आ रहे थे। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में जितने भी आर्टिकल थे वो हमने आप सभी के सामने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस कर लिया। देखते हैं आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को। यदि बात करें हम सभी द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन की, तो आप सभी लोग लिखेंगे फ़ैलूदा टेस्ट पे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यानी कि राइट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन फ़ैलूदा टेस्ट। फ़ैलूदा टेस्ट पे आप सभी लोग 100 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करेंगे इसके सभी एस्पेक्ट को। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद है कि आज के जितने भी आर्टिकल थे वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।